कभी सोचा है कि एक गहरी सांस में क्या जादू है? हम्म। वो एक सांस जो हम किसी मुश्किल फैसले से पहले लेते हैं या दौड़ लगाने के बाद हांफते हुए लेते हैं। ये सिर्फ हवा का आना जाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो चिंगारी है जो हमारे दिमाग में एक ख्याल से लेकर पैरों में दौड़ने की ताकत तक हर चीज को ऊर्जा देती है। बिल्कुल। और आज हम इसी जादुई सिस्टम की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ बेहतरीन दस्तावेज हैं जो मानव श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को परत दर परत खोल कर रख देते हैं। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी सांस हमारे शरीर के अंदर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री चलाती है। तो चलिए सबसे पहले उस उलझन को दूर करते हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी हुई है। कौन सी? हम अक्सर सांस लेना और श्वसन को एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इन दस्तावेजों में साफ बताया गया है कि ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, और ये फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। सांस लेना, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब फेफड़ों में हवा भरना और उसे बाहर निकालना, बस एक शारीरिक क्रिया। जी। ये शरीर के इंजन में हवा खींचने जैसा है, लेकिन असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। और वो असली काम है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो ये एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है। हाँ, जो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होती है, जहां हमारा खाया हुआ खाना मतलब ग्लूकोज उस हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है। बिल्कुल सही। और इसी जलने से ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा जिसे विज्ञान की भाषा में एटीपी कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, एटीपी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी कोशिकाओं की करेंसी है। हर काम के लिए यही एटीपी खर्च होता है। तो ब्रीदिंग सिर्फ हवा अंदर लाती है जी, और रेस्पिरेशन उस हवा का इस्तेमाल करके ऊर्जा बनाती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एकदम। अच्छा, मेरा हमेशा से ये मानना था कि ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगी। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमारा शरीर बिना ऑक्सीजन के भी ऊर्जा बना ले? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ। श्वसन के दो प्रकार हैं। दो प्रकार? जी। पहला, जो हम सामान्य तौर पर करते हैं, उसे कहते हैं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन का भरपूर इस्तेमाल होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, पूरे 38 एटीपी अणु। अच्छा। ये सारा काम हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये तो हुई सामान्य स्थिति। लेकिन वो दूसरी स्थिति क्या है बिना ऑक्सीजन वाली? उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें बहुत कम ऊर्जा बनती है, सिर्फ 2 एटीपी। सिर्फ 2? हाँ, सिर्फ 2। इसका एक क्लासिक उदाहरण है यीस्ट का किण्वन, जिससे अल्कोहल बनता है। लेकिन एक ज्यादा हैरान करने वाला उदाहरण हमारे अपने शरीर में मिलता है। हमारे शरीर में? हाँ। कब होता है ऐसा? सोचिए, आप बस पकड़ने के लिए पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए आपकी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी आपका दिल और फेफड़े पहुंचा ही नहीं पाते। हाँ, सांस फूलने लगती है। उस इमरजेंसी में आपकी मांसपेशियां एक प्लान बी पर स्विच कर जाती हैं। यानी वो बिना ऑक्सीजन के काम करने लगती हैं? बिल्कुल, वो अस्थायी रूप से अवायु श्वसन करने लगती है। ये हमारे शरीर का एक कमाल का सर्वाइवल हैक है। वाह। शरीर जानता है कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, तो वो कुछ और सेकंड तक ताकत बनाए रखने के लिए एक गंदे ईंधन का इस्तेमाल शुरू कर देता है। गंदा ईंधन? मतलब इस प्रक्रिया में ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। ओहो, लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड है जो दौड़ने के बाद मांसपेशियों में जलन और ऐंठन पैदा करता है। तो वो कुछ सेकंड की अतिरिक्त ऊर्जा हमें कर्ज पर मिलती है। हाँ, जिसका ब्याज हमें दर्द के रूप में तुरंत चुकाना पड़ता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वाह, ये तो कमाल की बात है। तो ये सिर्फ एक केमिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ट्रेड ऑफ है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। जी। अच्छा, हम इंसानों में तो फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, पर इस दुनिया में तो लाखों तरह के जीव हैं। क्या सब फेफड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर विकास की रचनात्मकता देखने को मिलती है। हम दूसरे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, हम सब ने फेफड़ों वाला मॉडल अपनाया, लेकिन मछली ने एक अलग रास्ता चुना और गलफड़े यानी गिज विकसित किए जो पानी में घुली ऑक्सीजन को सोख सकते हैं। और मैंने पढ़ा कि केंचुआ तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये कैसे काम करता है? ये बहुत अनोखा है। केंचुआ एक तरह से अपना फेफड़ा बाहर पहनकर घूमता है। अच्छा। उसकी त्वचा गैसों का आदान प्रदान कर सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है, त्वचा को हमेशा नम रहना होगा। ओहो। अगर केंचुए की त्वचा सूख जाए तो उसका दम घुट जाएगा। तो हर सिस्टम के अपने फायदे और नुकसान है। और कीड़े मकोड़ों का सिस्टम तो और भी अलग है। उनमें श्वास नली यानी ट्रेकिया
का एक पूरा नेटवर्क होता है जी जो ऑक्सीजन को सीधे उनके ऊतकों तक पहुंचाता है बिना खून की मदद के। हाँ, और अगर अनुकूलन के चैंपियन की बात करें तो वो मेंढक है। मेंढक? वो अपनी जिंदगी में 3 अलग-अलग श्वसन अंगों का इस्तेमाल करता है। 3? जब वो पानी में टैडपोल होता है हम्म। तो मछली की तरह गलफड़ों से सांस लेता है। ठीक है। जब वो बड़ा होकर जमीन पर आता है तो फेफड़े विकसित कर लेता है। हाँ। और जब वो पानी के अंदर या हाइबरनेशन में होता है तो केचुए की तरह अपनी त्वचा का इस्तेमाल करता है। एक ही जीव में 3 सिस्टम। जी कमाल है। चलिए अब जरा अपने सिस्टम पर वापस आते हैं। अगर हम हवा के एक अणु की यात्रा को ट्रैक करें तो वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो ये यात्रा शुरू होती है नासा छिद्र यानी नॉस्ट्रल से। हाँ। लेकिन नाक सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये एक एयर कंडीशनिंग और फिल्ट्रेशन प्लांट है। अच्छा। अंदर मौजूद बाल और म्यूकस धूल और गंदगी को रोकते हैं और रक्त वाहिकाएं ठंडी हवा को शरीर के तापमान तक गर्म और नम करती हैं, ताकि फेफड़ों तक साफ, गर्म और नम हवा पहुंचे। इसके बाद हवा कहाँ जाती है? इसके बाद हवा ग्रसनी यानी फेरिंक्स में पहुंचती है, जो भोजन और हवा का कॉमन चौराहा है। एक जंक्शन की तरह। जी, और यहीं से असली ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होता है। इसके ठीक नीचे स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है। और इस वॉइस बॉक्स के ऊपर एक ढक्कन लगा है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। ये तो बहुत जरूरी होगा, वरना खाना आसानी से सांस की नली में जा सकता है। बिल्कुल, जब भी हम कुछ निगलते हैं तो ये ढक्कन सांस की नली को 1 सेकंड के लिए बंद कर देता है और खाना सुरक्षित भोजन नली में चला जाता है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम। जी, एक ऑटोमेटिक और बहुत ही शानदार सिस्टम। इसके बाद हवा पहुंचती है श्वास नली यानी ट्रेकिया में। हाँ, और इन दस्तावेजों में एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। इसमें लिखा है कि ट्रेकिया में कार्टिलेज के सी आकार के छल्ले होते हैं। जी, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि ये सी आकार के क्यों हैं? पूरे गोल ओ आकार के क्यों नहीं? वो ज्यादा मजबूत होते। ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका डिजाइन बहुत सोच समझ कर किया गया है। अच्छा। इन छल्लों का काम श्वास नली को पिचकने से रोकना है ताकि हवा का रास्ता हमेशा खुला रहे। लेकिन ये सी आकार के इसलिए हैं क्योंकि श्वास नली के ठीक पीछे हमारी भोजन नली होती है। ओहो, ठीक है। अगर ये छल्ले पूरे गोल होते तो जब हम बड़ा निवाला खाते तो भोजन नली को फैलने की जगह नहीं मिलती। सी का खुला हुआ हिस्सा भोजन नली को फैलने की जगह देता है। अरे वाह, यानी एक ही डिजाइन से 2 काम हो रहे हैं। कमाल है। बिल्कुल। तो ट्रेकिया के बाद हवा फेफड़ों में पहुंचती है। और एक और बात जो मुझे चौंकाती है वो ये कि हमारे दोनों फेफड़े एक जैसे नहीं हैं। हाँ, वे जुड़वां भाई नहीं हैं। दायां फेफड़ा बाएं वाले से थोड़ा बड़ा और भारी होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाईं तरफ हमारे दिल को भी जगह देनी होती है। अच्छा, दिल की वजह से। जी, इसलिए दाएं फेफड़े में 3 हिस्से या लोब्स होते हैं और बाएं में सिर्फ 2। और फेफड़ों के अंदर क्या होता है? ये हवा कहाँ जाकर अपना काम करती है? फेफड़ों के अंदर श्वास नली पतली पतली शाखाओं में बंटती जाती है, जैसे किसी पेड़ की टहनियां। और इन सबसे पतली टहनियों के आखिर में लगे होते हैं हवा के छोटे छोटे गुब्बारे या कह सकते हैं अंगूर के गुच्छे। अच्छा। इन्हें वायु कोष्ठिका या एल्वियोले कहते हैं। और इन्हीं को फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा गया है, यानी असली काम यही होता है। एकदम सही, ये एल्वियोले ही असली वर्कहॉर्स हैं। हमारे दोनों फेफड़ों में ऐसी लगभग 30 से 40 करोड़ एल्वियोले होती हैं। 40 करोड़? जी, अगर इन सबको खोलकर फैला दिया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर लेंगी। एक टेनिस कोर्ट हमारे अंदर? जी हाँ, यहीं पर गैसों का लेन देन होता है। ऑक्सीजन इनकी पतली दीवारों से छनकर खून में चली जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड इनमें आकर जमा हो जाती है, जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। ये पूरा सिस्टम एक अद्भुत पंप की तरह काम करता है। पर जब हम सांस लेते हैं तो असल में कौन सी मांसपेशियां काम करती हैं? मुझे बस इतना महसूस होता है कि मेरी छाती ऊपर उठाई है। इसमें 2 मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तो आपकी पसलियां यानी रिब्स, और दूसरा एक बड़ी गुंबद के आकार की मांसपेशी जो आपके फेफड़ों के ठीक नीचे होती है, डायाफ्राम। डायाफ्राम? जी, डायाफ्राम। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये डायाफ्राम सिकुड़कर नीचे की ओर जाता है और चपटा हो जाता है और पसलियां ऊपर और बाहर की ओर उठती हैं। इससे छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है। बिल्कुल, छाती का आयतन यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है और भौतिकी का एक सरल नियम है, जब जगह बढ़ती है तो दबाव कम हो जाता है। अच्छा। फेफड़ों के अंदर का दबाव बाहर की हवा से कम हो जाता है और ज्यादा दबाव वाली हवा अपने आप अंदर खिंची चली आती है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। और सांस छोड़ना इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, और वो ज्यादातर एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, मतलब पैसिव। जी, डायाफ्राम और पसलियों की मांसपेशियां आराम करती हैं। डायाफ्राम वापस अपनी गुंबद वाली शक्ल में आ जाता है। छाती का आयतन कम होता है,
अंदर दबाव बढ़ता है और हवा बाहर धकेल दी जाती है। इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। ठीक है, तो ऑक्सीजन एल्वियोली से खून में आ गई, पर अब वो दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक हर कोशिका तक पहुंचेगी कैसे? यहाँ कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। हाँ, और उस हीरो का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। यही हमारे खून को लाल रंग देता है। अच्छा। आप इसे हमारे शरीर का ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक समझ सकते हैं। डिलीवरी ट्रक। जी, ये फेफड़ों के स्टेशन से ऑक्सीजन का कंसाइनमेंट उठाता है और शरीर की हर गली, हर मोहल्ले यानी हर कोशिका तक पहुंचाता है। लेकिन इन दस्तावेजों में इस डिलीवरी ट्रक के बारे में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी गई है। इसकी एक कमजोरी है, एक घातक आकर्षण। और ये जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से दोस्ती तो मजबूत है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO नाम की गैस से इसकी दोस्ती 200 से 250 गुना ज्यादा मजबूत है। 200 गुना? जी, ये एक तरह का एकतरफा प्यार है। इसका क्या मतलब हुआ? ये खतरनाक कैसे है? इसका मतलब है कि अगर हवा में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मौजूद हैं, तो हीमोग्लोबिन हमेशा ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को चुनेगा। ओहो। यही वजह है कि बंद कमरे में अंगीठी या हीटर जलाकर सोना जानलेवा हो सकता है। क्योंकि उससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की सारी सीटें बुक कर लेती है। बिल्कुल, और ऑक्सीजन को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। एकदम सही। डिलीवरी ट्रक गलत सामान से भर जाता है, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई ठप पड़ जाती है और इंसान का दम घुटने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गैस की कोई गंध नहीं होती। जी, ये एक साइलेंट किलर है। ये सिस्टम जितना अद्भुत है उतना ही नाजुक भी है। इसका मतलब है कि कई जगहों पर गड़बड़ी भी हो सकती है। तो जब ये परफेक्ट मशीन खराब होती है तो क्या होता है? हाँ, कई तरह की बीमारियां इस तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे दमा यानी एस्थमा। इसमें एलर्जी की वजह से सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और वे सिकुड़ जाती हैं, जिससे हवा का रास्ता तंग हो जाता है और सीटी जैसी आवाज आती है। और ब्रोंकाइटिस, वो भी काफी आम है, खासकर धूम्रपान करने वालों में। ब्रोंकाइटिस में बड़ी श्वास नलियों यानी ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है और बहुत ज्यादा बलगम बनने लगता है, जिससे लगातार खांसी बनी रहती है। ठीक है। एक और गंभीर बीमारी है निमोनिया, जिसमें एल्वियोले में बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण से तरल या मवाद भर जाता है। ओहो। इससे गैसों के लेन देन वाली जगह ही ब्लॉक हो जाती है। और एक बीमारी का जिक्र है जो मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी, एम्फाइसीमा। दस्तावेज कहते हैं कि ये सिगरेट पीने का सीधा नतीजा है। हाँ, और ये बहुत तकलीफदेह बीमारी है। इसमें सिगरेट का धुआं धीरे धीरे एल्वियोली की दीवारों को गला देता है। गला देता है? जी, वो जो अंगूर के गुच्छे जैसी लाखों संरचनाएं थी, वो टूटकर एक बड़ा ढीला ढाला थैला बन जाती हैं। इससे तो गैसों के लेन बीन के लिए जो सतह का क्षेत्रफल था वो बहुत कम हो जाता होगा। बहुत ज्यादा कम। वो जो टेनिस कोर्ट जितनी सतह थी, वो शायद एक टेबल जितनी रह जाती है। हे भगवान। मरीज को एक एक सांस लेने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे चिंता की बात यह है कि यह एक स्थायी नुकसान है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये वाकई में एक गंभीर चेतावनी है। चलिए अंत में कुछ हल्की फुल्की लेकिन रोचक बातें भी कर लेते हैं। जी। जैसे एक सामान्य वयस्क 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? लगभग 12 से 16 बार। और हर आराम की सांस में हम करीब 500 ml हवा अंदर लेते हैं। अच्छा। इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब वो हवा जो समुद्र की लहरों की तरह बिना किसी खास मेहनत के आराम से अंदर बाहर आती जाती रहती है। और हिचकी, आखिरकार मुझे इसका कारण पता चला। ये हमारे डायाफ्राम का एक तरह का ग्लिच है ना? हाँ, आप कह सकते हैं। ये डायाफ्राम का अचानक और अनियंत्रित संकुचन है, एक मांसपेशीय स्पैज्म। इससे हवा झटके से अंदर खींचती है और हमारे वोकल कॉर्ड से टकराकर वो हिक की अजीब सी आवाज पैदा करती है। तो हमारी इस परफेक्ट मशीन में भी कभी कभी छोटे मोटे ग्लिच आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस यात्रा में हमने देखा कि हमारा श्वसन तंत्र सिर्फ हवा अंदर बाहर करने वाला एक मैकेनिकल पंप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक खूबसूरती से डिजाइन की गई सूक्ष्म रासायनिक फैक्ट्री है जो भोजन को जिंदगी की ऊर्जा में बदलती है। नाक के एक फिल्टर से लेकर एल्वियोलाई के विशाल नेटवर्क तक हर हिस्सा अपना काम खामोशी और सटीकता से करता है। बिल्कुल। और इस पूरी जानकारी को समझने के बाद मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा है। ये पूरी अद्भुत प्रणाली सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, वो हवा जो हम अपने अंदर खींचते हैं। उस हवा की गुणवत्ता, उसमें घुली ऑक्सीजन और उसमें मिले प्रदूषक, ये सब सीधे सीधे हमारे टेनिस कोर्ट जितने बड़े एल्वियोली और हमारे करोड़ों ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रकों के काम पर असर डालते हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपनी इस जीवन रेखा की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर क्या कर रहे हैं और हमें अभी और क्या करने की जरूरत। नमस्ते।
चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है मानव परिसंचरण तंत्र, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे हम शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए जैसे शहर में सड़कों का जाल होता है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वैसे ही ये सिस्टम हमारे शरीर की हर कोशिका तक जरूरी चीजें पहुंचाता है। जैसे कि पोषक तत्व, ऑक्सीजन और हार्मोन्स। और सिर्फ पहुंचाता ही नहीं, बल्कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए वापस भी लाता है। सही। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसकी खोज जहां तक मुझे याद है 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। हाँ, और इसके अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम मतलब दो तरह का हो सकता है, एक खुला और एक बंद। अच्छा, और दोनों में काफी फर्क होगा? जमीन आसमान का। काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो पहले खुले परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। नाम से तो ऐसा लगता है जैसे इसमें सब कुछ खुला खुला है। हाँ, कुछ वैसा ही है। इसमें रक्त जो है वो बंद नसों में नहीं बहता। तो फिर बहता कहाँ है? ये शरीर के खुले हिस्सों में भरा रहता है, जिन्हें कोटर कहते हैं। इसलिए इसमें खून का दबाव मतलब ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। अच्छा, तो ये उन जीवों के लिए होगा जो छोटे हैं, जैसे कि तिलचट्टा, एकदम सही। तिलचट्टा, मच्छर या घोंगा। यहाँ एक मजेदार बात भी है। वो क्या? कॉकरोच का खून लाल नहीं होता, वो रंगहीन होता है। दिलचस्प है। तो फिर हम इंसानों में जो बंद परिसंचरण तंत्र है, वो इससे कैसे अलग है? देखिए, हम में खून बंद नलिकाओं में बहता है, मतलब धमनियों और शिराओं में। इससे क्या फायदा होता है? इससे खून का दबाव काफी ज्यादा होता है और वो तेजी से शरीर में घूम पाता है। यही उच्च दबाव ये पक्का करता है कि ऑक्सीजन हमारे दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक जल्दी से पहुंच सके। समझ गया। ये सिस्टम सभी स्तनधारियों, पक्षियों और केंचुए में भी पाया जाता है ना? हाँ, केंचुए में भी। चलिए, अब इस सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी हमारे दिल पर आते हैं। शरीर का पंप। हाँ, ये हमारी छाती में दोनों फेफड़ों के बीच में होता है, पर थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ। सही। और इसका आकार लगभग एक बंद मुट्ठी जितना ही होता है। वजन भी ज्यादा नहीं, पुरुषों में करीब 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम। और ये एक झिल्ली से घिरा होता है शायद। हाँ, एक दोहरी झिल्ली से, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। और उन झिल्लियों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो इसे बाहरी झटकों से बचाता है, एक कुशन की तरह काम करता है। मैंने पढ़ा है कि दिल मायोजेनिक होता है। ये एक बहुत ही खास बात है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि यह अपनी धड़कन खुद पैदा करता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। मतलब इसे धड़कने के लिए दिमाग से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, दिमाग सिर्फ धड़कन को तेज या धीमा कर सकता है, लेकिन शुरू दिल खुद करता है। कमाल है। तो अब इसके अंदर की बनावट को देखते हैं। मानव हृदय में 4 कमरे होते हैं ना? 4 चेम्बर्स। हाँ, 4 चेम्बर्स, 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले कक्षों को आलिंद या एट्रियम कहते हैं और नीचे वालों को निलय या वेंट्रिकल। और दायां और बायां हिस्सा अलग अलग काम करते हैं? बिल्कुल। दायां हिस्सा अशुद्ध खून मतलब CO2 वाला खून संभालता है और बायां हिस्सा शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला खून। और इन दोनों हिस्सों के बीच एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। हाँ, और उसका काम बहुत जरूरी है। वो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने से रोकती है। तो इसे और सरल करते हैं। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद में। और फेफड़ों से जो साफ होकर खून आया है वो आता है बाएं आलिंद में। अच्छा, फिर दायां निले क्या करता है? वो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए। और बायां निले? वो तो सबसे मजबूत होता है ना। हाँ, बायां निले हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष है। क्यों? क्योंकि उसे ही शुद्ध रक्त को महाधमनी यानी ऑर्टा के जरिए पूरे शरीर में भेजना होता है। इसीलिए उसकी दीवारें भी सबसे मोटी होती हैं। और इस पूरे सिस्टम में खून एक ही दिशा में बहे, इसके लिए वाल्व होते हैं, दरवाजों की तरह। सही कहा। ये वाल्व खून को गलत दिशा में वापस जाने से रोकते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के वाल्व हैं। कौन कौन से? ट्राइकस्पिड वाल्व दाहिनी तरफ, मिट्रल वाल्व बाईं तरफ और सेमिल्यूनार वाल्व जो निलय और धमनियों के बीच होते हैं। चलिए, तो अब उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे सिस्टम में बह रही है, यानी रक्त, ब्लड। हाँ, ये एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका pH मान 7.4 होता है। मतलब हल्का क्षारीय। हाँ, और एक स्वस्थ वयस्क में करीब 5-6 लीटर खून होता है। और खून के अंदर क्या क्या होता है?
इसे दो भागों में बांट सकते हैं ना? हाँ, प्लाज्मा जो तरल हिस्सा है और रुधिराणु जो ठोस कणिकाएं हैं। तो प्लाज्मा खून का लगभग 55% हिस्सा है। ये हल्का पीला तरल होता है। बिल्कुल, इसमें ज्यादातर तो पानी ही है, 90-92%, बाकी प्रोटीन्स होते हैं। इसमें एक खास प्रोटीन फाइब्रिनोजन भी होता है। इसका क्या काम है? इसका काम है खून का थक्का जमाने में मदद करना जब हमें चोट लगती है। अच्छा, और मैंने सीरम के बारे में भी सुना है, वो क्या होता है? सीरम और कुछ नहीं, बस प्लाज्मा ही है जिसमें से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया गया हो। पैथोलॉजी लैब जांच के लिए अक्सर सीरम का ही इस्तेमाल करती हैं। समझ गया। तो ये तो हुआ 55% हिस्सा। बाकी का 45% रुधिराणु है। हाँ, जिसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहले लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसीज, जिनका मुख्य काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये काम हीमोग्लोबिन की मदद से होता है, जिसमें आयरन पाया जाता है। और इनकी उम्र करीब 120 दिन होती है। हाँ, फिर आती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBCs। इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। सही। इनकी उम्र सिर्फ 2 से 4 दिन की होती है। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स। हाँ, प्लेटलेट्स का काम खून का थक्का जमाना है। डेंगू बुखार में इनकी संख्या तेजी से घट जाती है, इसीलिए वो इतना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही व्यवहारिक विषय पर, ब्लड ग्रुप्स। हाँ, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O का आधार क्या है? इनका आधार आरबीसी के एंटीजन होते हैं। हम सबने सुना है कि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी भी शरीर में जाकर कोई रिएक्शन नहीं करता। और AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, वो किसी से भी खून ले सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती जो बाहर से आए खून पर हमला करे। लेकिन इसमें एक और परत है, RH फैक्टर। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? RH फैक्टर भी एक तरह का एंटीजन ही है। अगर ये आपके खून में है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। और ये गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा। अगर पिता RH+ है और माता RH- है तो दूसरी संतान के लिए खतरा हो सकता है। उस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये सारा खून शरीर में घूमता कैसे है? आपने दोहरे परिसंचरण का जिक्र किया था। हाँ, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में खून दिल से 2 बार गुजरता है। 2 बार? कैसे? पहला सर्किट है पल्मोनरी परिसंचरण। इसमें हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है, वहां ऑक्सीजन लेता है और शुद्ध होकर वापस हृदय में आ जाता है। ये छोटा चक्कर है। और दूसरा? दूसरा है सिस्टमिक परिसंचरण। इसमें हृदय से ये शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है, ऑक्सीजन देता है और अशुद्ध होकर वापस हृदय में लौट आता है। ये लंबा चक्कर है। चलिए, अब कुछ जरूरी और रोचक तथ्यों पर बात करते हैं। सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। इसे स्फिग्मोमेनोमीटर नाम के यंत्र से मापा जाता है। और हमारे दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार, है ना? हाँ, सामान्य रूप से। और दिल की धड़कन शुरू करने वाले हिस्से को ऐसे नोड कहते हैं। सही, ये हमारे शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर है। और जब ये प्राकृतिक पेसमेकर काम करना बंद कर देता है, तब कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पहला कृत्रिम हृदय ज़ारविक 7 भी बनाया जा चुका है। हाँ, और दुनिया का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो इसका मतलब है कि हम इस जटिल सिस्टम को न केवल समझ चुके हैं, बल्कि इसे ठीक और बदलने में भी सक्षम हो रहे हैं। बिल्कुल। आज हमने मानव शरीर की सबसे अद्भुत प्रणालियों में से एक को समझा। कैसे हृदय एक अथक पंप की तरह काम करता है और कैसे रक्त जीवन के लिए जरूरी हर चीज को हर कोशिका तक पहुंचाता है। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने कृत्रिम हृदय और हृदय प्रत्यारोपण की बात की। सोचिए, अगर भविष्य में विज्ञान ऐसा कृत्रिम रक्त बनाने में कामयाब हो जाता है जिसे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सके, तो ये चिकित्सा की दुनिया को कैसे बदल देगा। मतलब एक असली यूनिवर्सल ब्लड। हाँ, क्या ऐसे ब्लड बैंकों की जरूरत खत्म हो जाएगी और इसके क्या नैतिक पहलू हो सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा। नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो 24 घंटे बिना रुके काम करता है और जिसके बिना हम शायद कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल।
सोचिए, एक ऐसी सुपर एडवांस्ड फैक्ट्री जो हर दिन लगभग 180 लीटर खून को साफ करती है, लेकिन कचरे के तौर पर सिर्फ 1.5 लीटर तरल बाहर निकालती है। और ये कोई बाहर की मशीन नहीं, ये हमारे ही शरीर के अंदर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की, और खास तौर पर इसके हीरो हमारी किडनी की। हाँ, ये सिर्फ एक सफाई व्यवस्था नहीं है, ये शरीर का मास्टर रिसाइकलिंग प्लांट और कह सकते हैं लिक्विड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी है। रिसाइकलिंग प्लांट, मुझे ये एनालॉजी पसंद आई क्योंकि ये सिर्फ कचरा फेंकने से कहीं ज्यादा है। तो चलिए इसी फैक्ट्री के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर असल में होता क्या है। जरूर। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। जब हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं तो इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ टॉयलेट जाना है? ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग अक्सर इसे उसी से जोड़ते हैं। पर तकनीकी रूप से उत्सर्जन का मतलब है शरीर में मेटाबॉलिज्म से पैदा हुए जहरीले नाइट्रोजन वाले कचरे को बाहर निकालना। नाइट्रोजन वाले कचरे को? हाँ, हमारे सेल्स जो भी काम करते हैं उससे अमोनिया जैसा जहरीला पदार्थ बनता है। अगर ये शरीर में जमा हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इसी को बाहर निकालना उत्सर्जन है। अच्छा, तो फोकस नाइट्रोजन वाले कचरे पर है। और यहाँ मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि हर जीव इस कचरे को एक ही शक्ल में बाहर नहीं निकालता। ऐसा क्यों है? ये प्रकृति के सबसे शानदार अनुकूलन में से एक है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जीव कहाँ रहता है और उसके लिए पानी कितना कीमती है। इसी आधार पर 3 अलग-अलग रणनीतियां विकसित हुई हैं। पहली रणनीति तो उन जीवों की है जिनके पास पानी की कोई कमी ही नहीं है, जैसे मछलियां। हाँ, उन्हें कहते हैं अमोनोटेलिक। वे उस जहरीले अमोनिया को सीधे ही शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अमोनिया पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है, और क्योंकि वे पानी में ही रहती हैं तो उनके लिए ये सबसे आसान तरीका है, कोई झंझट ही नहीं। लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर सकते। हमारे शरीर में अमोनिया जमा हो जाए तो बहुत खतरनाक होगा। तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है? हमारे जैसे जीव जो जमीन पर रहते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। हमारे पास पानी की असीमित सप्लाई नहीं है, तो हमारा लिवर एक बहुत होशियारी का काम करता है। क्या करता है? वो उस बेहद जहरीले अमोनिया को पकड़कर उसे एक बहुत कम जहरीले केमिकल यूरिया में बदल देता है। यूरिया को शरीर में कुछ देर तक स्टोर किया जा सकता है, और इसे बाहर निकालने के लिए अमोनिया के मुकाबले बहुत कम पानी लगता है। और एक तीसरी रणनीति भी है जो पानी बचाने में सबसे माहिर जीवों की है, जैसे पक्षी या रेगिस्तान में रहने वाले सांप छिपकली। पक्षियों की बीट मतलब ड्रॉपिंग्स वो सूखी और पेस्ट जैसी होती है। ये पानी बचाने का एक कमाल का इवोल्यूशनरी हैक है। कमाल है, मतलब एक ही समस्या, अमोनिया से छुटकारा पाना, और माहौल के हिसाब से 3 अलग-अलग समाधान। चलिए अब जूम इन करते हैं हम इंसानों पर। हमारे इस सिस्टम में कौन-कौन से मुख्य खिलाड़ी हैं? हमारे सिस्टम में 4 मुख्य हिस्से हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है एक जोड़ी वृक्क, यानी हमारी 2 किडनीज। हाँ, राजमा के आकार के। बिल्कुल, ये हमारी पीठ की तरफ पसलियों के ठीक नीचे होते हैं। यही है वो मेन प्रोसेसिंग यूनिट। तो किडनी से कचरा छनने में बाद वो जाता कहाँ है? किडनी से 2 पतली नलियां निकलती हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी या यूरिटर्स कहते हैं। ये सिर्फ एक पाइपलाइन का काम करती हैं जो छने हुए तरल यानी पेशाब को नीचे एक थैली में पहुंचाती हैं। वो थैली है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, एक तरह का होल्डिंग टैंक। हाँ, मुझे ये जानकर हैरानी हुई थी कि यह लगभग 600 से 800 मिलीलीटर तक पेशाब जमा कर सकता है। हाँ, ये काफी लचीला होता है, और जब ये टैंक भर जाता है तभी हमें संकेत मिलता है कि अब इसे खाली करने का समय आ गया है। और फिर उस तरल को शरीर से बाहर निकालने का काम मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा करता है। तो 2 किडनी, 2 यूरेटा, 1 ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा, ये है हमारा पूरा सिस्टम। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ढांचा, पर असली एक्शन तो किडनी के अंदर हो रहा है। अगर हम किडनी को एक बड़ी फैक्ट्री माने तो उसके अंदर की मशीनें क्या हैं? काम असल में कौन करता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। असली काम करती हैं लाखों सूक्ष्म इकाइयां जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन? इसीलिए नेफ्रॉन को किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। यानी किडनी इन्हीं से बनी है और काम भी यही करती हैं। 1 मिनट, आपने कहा लाखों, इनकी संख्या कितनी होती है? हर एक किडनी में लगभग 10 लाख यानी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। अरे वाह! तो आपके और मेरे शरीर में अभी लगभग